भारत माता की। पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि 36-37 आ रही है, वरना ईडी सीबीआई को भेज देंगे। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अंतर। तो हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य हो, 68 विधानसभा सीटें हो, करीब 55 लाख वोटर हो, लेकिन इसका चुनाव का जो नतीजा है ये देश की राजनीति को बहुत प्रभावित करने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हो क्योंकि बहुत समय बाद पहली बार किसी विधानसभा का चुनाव ऐसा हो रहा है जो मूल मुद्दों पर हो रहा है, जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं हो रहा, जो कब्रिस्तान शमशान के मुद्दे पर नहीं हो रहा। मूल मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है। इसमें मूल मुद्दा महंगाई का है, मूल मुद्दा महंगाई से जुड़ा महिलाओं की समस्या का है, मूल मुद्दा मिठास, सेब की मिठास का है, पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आंकड़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जो चुनावी सर्वे आए हैं वो बताते हैं कि 60% लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते हैं, 49% महंगाई को, बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं, इससे कुछ कम महंगाई को मुद्दा मानते हैं, और कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो अनुबंध पर हैं या वो नई पेंशन स्कीम के तहत भर्ती हुए हैं, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, या अनुबंध के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अनुबंध खत्म करके पक्की सरकारी नौकरी चाहिए। इसी तरह 63,000 सरकारी पद खाली है जिनको भरा जाना जरूरी है। ये एक मुख्य मुद्दा हो रहा है और इस सब पे कांग्रेस बाजी मारती नजर आती है। लेकिन क्या कांग्रेस एक तरफा चुनाव लड़ेगी? क्या फोटो फिनिश में चुनाव कांग्रेस आगे निकल जाएगी? कांग्रेस को मोटे तौर पर एज हासिल है। कुछ लोग कह रहे हैं 70% चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है, कुछ लोग कह रहे हैं 60% चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन अंतिम नतीजा क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हिमाचल का चुनाव बड़ा नजदीकी किस्म का चुनाव है। इसमें तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। आम आदमी पार्टी के भी शायद समझ में आ गया, वो धीरे से सरक ली। पिछले चुनाव में भी देखिए, बीजेपी को 48 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट वोट मिला था, कांग्रेस को 42% के आसपास वोट मिला था, बाकी निर्दलियों को और छोटी पार्टियों को मिलाकर 6-7% वोट मिला था, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने को 1.47% वोट मिला था और वो एक सीट जीती थी, 14 पर लड़ी थी। बीएसपी 40 सीटों पर लड़ी थी लेकिन 0.49% वोट ही मिला था। कुल 18,000 वोट मिले थे। निर्दलीय कुल मिलाकर 112 थे, 6.86% वोट मिला और 2 ही सीटें हासिल हुई। और अब की तो एबीपी न्यूज की वोटर का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मतदान वोटिंग परसेंटेज का फासला लगातार कम होता जा रहा है। ये एक वक्त में 8%, 9% था, फिर घट के 5% हुआ और अब सिर्फ 1% रह गया। तो इसमें तो मान लेना चाहिए कि मामला टफ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 18 सीटें ऐसी हैं, 68 में से 18 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार में 3,000 से कम वोटों के अंतराल से जीती गई थी। ऐसे में मौसम का असर होगा। मौसम यानी मौसम खराब रहा तो मतदान कम होगा, मतदान कम रहा तो इससे और भी कम मार्जिन से सीटें हारी जीती जाएंगी, जो किस्मत से किसी भी पक्ष में जा सकती हैं। इसी तरह वहां पलटा मार सीटें हैं, एक नहीं 23 सीटें हैं जो 2 बार से पलट रही है। 1985 से बड़ा दिलचस्प है जानना, 1985 से राज्य में सत्ता पलटती रही है और हिमाचल के वोटर के लिए कहा जाता है कि वो सरकार निपटाने के लिए आता है बाहर, वो सरकार बचाने के लिए या नई सरकार बचाने के लिए या बनाने के लिए नहीं आता, वो मौजूदा सरकार को निपटाने के लिए आता है। शांता कुमार इतने बड़े नेता, उनकी सरकार निपटा दी। धूमल इतने बड़े नेता, उनकी सरकार निपटा दी। फिर वीरभद्र सिंह इतने बड़े कांग्रेस के नेता, उनकी सरकार पलटा दी। तो 23 सीटें ऐसी हैं जो 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी और 23 की 23 सीटें पलटकर 2017 में बीजेपी के पास चली। तो इस हिसाब से तो 2022 में वो 23 सीटें कांग्रेस के पास आ जानी चाहिए, और पिछली बार तो कांग्रेस को सिर्फ 21-22 सीटें ही मिली थी। इसी तरह 18 सीटें ऐसी हैं जो पिछले लगातार 2 चुनाव से बीजेपी जिन पर कब्जा करती रही है, और 12 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस कब्जा करती रही है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि 18 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का मार्जिन 3,000 से कम रहा है।
वहां लाहौल स्पीति एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर वोटिंग कुल वोटर ही 27,000 है। तो वोट कितना पड़ेगा? 20,000 ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि वहां हार जीत का मार्जिन कितना कम रहता होगा। 1 लाख के आसपास एक सीट है जिस पर 1,04,000 कुछ वोट है, जो सबसे बड़ी सीट है। तो कितनी छोटी छोटी सीटें हैं, उस हिसाब से चुनाव उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब कागजों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में सब कुछ है। ओपीएस का मुद्दा उनके पक्ष में है, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता, राज्य सरकार की नाकामी, राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी में फूट, बीजेपी में धड़ेबाजी, सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस की कमजोरियां कुछ है कि वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार कई है, उसमें कोई घोषित उम्मीदवार नहीं है, संगठन इतना मजबूत नहीं है, जहां संगठन है उसके पास पैसा नहीं है, विधायकों के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको जेब से पैसा खर्च ना करना पड़ रहा है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन यूथ कुछ उनके साथ जुड़ा हुआ है जो उनको कुछ फायदा दिला सकता है। तो कुल मिलाकर हिमाचल का चुनाव बड़ा दिलचस्प इस हिसाब से है कि वहां पर सिर्फ 2.25% के आसपास मुसलमान हैं, इसलिए यूसीसी का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 हटाने का मामला हो, अयोध्या मंदिर का हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है मोटे तौर पर लोग कहते हैं। और लोगों का तो ये भी कहना है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था, यानी विवादित ढांचा अयोध्या में गिराया गया था, उसके बाद जो हिमाचल में विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ था, तो बीजेपी 8 पे सिमट गई थी, सिर्फ 8 सीटें हासिल हुई थी। और जेपी नड्डा तब विपक्ष के नेता बनने के लिए की काबिलियत नहीं रखते थे, लेकिन वीरभद्र सिंह बड़े कांग्रेस की नेता थे, बड़े दिल के थे, उन्होंने जेपी नड्डा को नियमों के खिलाफ जाकर विपक्ष के नेता पद का सम्मान दे दिया था, जिसमें आप जानते हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाती है। वैसे एक बार कांग्रेस की भी 9 सीटें आई, ये भी देखना है, ये भी जानना दिलचस्प है। तो इस कदर उलटता पलटता रहा है, लेकिन जो परंपरा रही है, जो रिवाज रहा है, वो इस बार भी कायम रहेगा, ऐसा मोटे तौर पर कहना है। हाँ, कांग्रेस को अगर सीटें लानी है तो 40 सीटें से ज्यादा लानी पड़ेगी, ताकि वो 5 साल अपनी सरकार को थोड़ा सुरक्षित भी रख सके। नहीं तो आप जानते हैं कि ऑपरेशन लोटस कैसे और किस रूप में होता रहा। चलिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।